एक बार की बात है। नीलमपुर नामक गांव में एक राजू नाम का लड़का रहता था। उसकी विवाह की उम्र हो चुकी थी। तो एक दिन उसके पिता सुरेश अपनी पत्नी शीला से कहते हैं, राजू की माँ, मैं क्या कह रहा था कि अपने राजू की उम्र विवाह की हो गई है। क्यों ना राजू की शादी करा दी जाए। आप कह तो ठीक रहे हैं जी, लेकिन इस नालायक को अपनी बेटी देगा कौन? क्योंकि ये लड़का कोई काम धंधा भी तो नहीं करता, बस पूरे दिन घर पर बैठा रहता है और खाना खाता रहता है या फिर इधर उधर आवारागर्दी करता रहता है। हमारे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है जी, करे तो करे क्या। मैंने एक शहर के मित्र से बात की है। उसने कहा है कि राजू को शहर भेज दो, मैं उसे काम दिलवा दूंगा। लेकिन ये राजू गांव से जाने का नाम भी नहीं लेता। ये शहर जाएगा क्यों भला? ये तो राजू बहुत ही बड़ा आलसी लड़का है और काम करने से हमेशा ही बचता रहता है जी। आपने भी तो देखा है। पर और कर भी क्या सकते हैं? एक बार इससे बात करके देख लेते हैं, क्या पता जाने के लिए मान जाए। और वैसे भी अभी तो राजू घर पर नहीं है, अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए गया होगा। शाम को आ जाने दीजिए, फिर उससे बैठ के बात कर लेते हैं। शाम हो जाती है और राजू घर पर वापस लौट आता है। उसी वक्त शीला खाना पका रही होती है और सुरेश उसके पास खाट पर बैठे होते हैं। तभी राजू आता है और उनसे बोलता है, माँ, खाना बन गया। बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना बना दो। अभी अभी बाहर से आया है बेटा, पहले जाकर हाथ मुंह तो धो ले, तब तक मैं तेरे लिए खाना परोस देती हूँ। हाथ मुंह धोकर आ, तुझसे कुछ बात भी करनी है। जल्दी आ, फिर बताता हूँ। तभी राजू हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ जाता है। देख बेटा, मेरी उम्र हो गई है और तेरी माँ की भी उम्र ढलती जा रही है। इसीलिए तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि अब तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और शहर जाकर कोई काम करो। पिताजी, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और बाकी मैं कभी कभी आपकी मदद के लिए खेतों में आ ही जाता हूँ। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन अगर तुम नहीं जाओगे तो भी मेरा काम नहीं रुकेगा, और अगर तुम कहीं और काम करोगे तो घर की आमदनी भी बढ़ेगी। काम तो मैं यहाँ भी करना चाह रहा हूँ, मगर गांव में कोई काम ही नहीं है, इसीलिए मैं काम नहीं कर पा रहा। मुझे पता था तेरा कोई ना कोई तो बहाना जरूर होगा, इसीलिए मैंने अपने शहर वाले दोस्त से तेरे लिए बात की है और उसने कहा है कि वो तुम्हें शहर में कोई ना कोई काम दिला देगा। और मैंने सोच लिया है कि तुझे कल शाम की बस पकड़कर शहर जाना होगा। पिताजी, मैं शहर नहीं जाना चाहता, मैं यहीं रहकर आपकी मदद करवाना चाहता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना काम कर लूंगा। तुझे शहर जाना है मतलब जाना है, मैं कुछ नहीं जानता। पिताजी को इतने गुस्से में देखकर राजू चुप हो जाता है और खाना खाकर सो गया। अगली सुबह राजू के घर के बाहर उसका दोस्त आता है। तभी राजू अपने दोस्त से बोलता है, पिताजी ने तो सोच लिया कि वो मुझे काम पर लगाकर ही रहेंगे और शहर जरूर भेजेंगे। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो वहां जाकर दिन भर मजदूरी करनी पड़ेगी। पर भाई, अब तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारे पिता ने तो फैसला कर लिया है कि वे तुम्हें शहर भेज कर ही रहेंगे। सही कह रहे हो छोटे, अब मुझे शहर जाना ही पड़ेगा। चलो, मैं जाने की तैयारी करता हूँ। इसके बाद राजू तैयारी करने लगता है और शाम को शहर जाने वाली बस पकड़कर शहर चला जाता है। राजू के शहर जाने के बाद रात में खाना खाते वक्त सुरेश और शीला आपस में बातें करते हैं। आपको क्या लगता है जी, वो अच्छे से काम कर तो लेगा ना? अब उम्मीद तो यही कर सकते हैं कि वो वहां अच्छे से काम करे, ताकि हम उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर उसका विवाह कर सकें। 2 साल बाद राजू अपने गांव वापस लौट आता है। उसने वहां पर बहुत अच्छी तरह से काम किया था और काफी सारा पैसा भी कमाया था। तभी एक रात खाना खाते वक्त सुरेश शीला से बोलते हैं, मैं सोच रहा था कि अब राजू का विवाह कर दिया जाए। राजू अपने पैरों पर भी खड़ा हो गया है। क्या कहती हो शीला, इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखा जाए? सही कह रहे हैं जी आप। अब राजू की उम्र भी हो गई है शादी करने की और मेरी भाभी की पहचान में एक सुंदर लड़की है। आप कहें तो बस उससे बात कर सकती हूँ मैं। हाँ जरूर, तुम्हारी भाभी की पहचान की है
तो वो राजू को अच्छे से जानती होगी। तुम कल उनसे बात करो। शीला अपनी भाभी से बात करके अपने बेटे राजू का रिश्ता पक्का कर देती है। कुछ दिनों में बड़े ही धूमधाम से राजू का विवाह कर दिया जाता है। राजू की पत्नी का नाम नैना था और वो दिखने में काफी ज्यादा सुंदर थी। शादी के कुछ दिनों के बाद ही राजू काम करने के लिए शहर में चला जाता है। पहले कुछ दिन तो बहुत अच्छे से बीतते हैं, पर अचानक से एक दिन सुरेश को दिल का दौरा पड़ जाता है और नैना बहू ये सुनते ही सभी लोग भागते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि सुरेश बेहोश हो गया है। हे राम, ये क्या हो गया है? ये क्या हो गया है जी? कोई डॉक्टर को बुलाओ। नैना, जाकर जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। सुरेश जी की सांसें चेक करनी है। लेकिन माँ जी, पिताजी की सांस तो बंद हो गई है। ये सुनते ही शीला जोर जोर से रोने लगती है। तभी नैना फोन लगाकर सारी बातें राजू को बता देती है कि पिताजी की मौत हो चुकी है। पिताजी की मौत की खबर सुनते ही राजू जल्दी से घर आ जाता है। राजू अपने परिवार के साथ अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करता है और कुछ दिनों तक घर पर ही रहता है। एक दिन राजू अपनी पत्नी नैना से बोलता है, अब पिताजी की मृत्यु को काफी समय बीत गया है। अब माँ भी सब कुछ भूलने लगी हैं। अब मुझे वापस शहर चलना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, तो आप कल शाम को ही चले जाना, क्योंकि काम का सीजन भी तो है। अगले दिन राजू शहर के लिए निकल जाता है। घर पर अब नैना और राजू की माँ ही बचती है। एक दिन नैना खाना बना रही होती है, तभी वो अपने आप से बड़बड़ाती हुई कहती है, यार, इस बुढ़िया के पास तो काफी ज्यादा जेवर होंगे ना। अगर ये जेवर मुझे मिल जाए तो सोचो उसे पहनकर मैं कितनी सुंदर दिखूंगी। पर ये बुढ़िया मुझे अपने गहने देगी भी कैसे? एक बार मांग कर देखती हूँ, क्या पता दे दे। अगर दे देगी तो अच्छा होगा, और नहीं देती तो फिर मैं देखती हूँ। और अगर नहीं देगी तो मैंने दिन रात इसकी सेवा की है, अपने ऊपर ना ध्यान देकर बस इसके लिए पूरे दिन खाना ही बनाती रहती हूँ। इसे जेवर तो देना ही चाहिए मुझे। देखती हूँ कैसे जेवर नहीं देती है। इसके बाद नैना अपनी सास शीला के पास जाती है और उससे कहती है, माँ जी, जो गहने आपके पास में रखे हैं वो कहाँ पर रखे हुए हैं? जरा मुझे बताइए ना। शीला को वो गहने काफी ज्यादा पसंद थे, क्योंकि वो गहने शीला ने और उसके पति ने बड़े ही प्रेम से बनवाए थे। बेटी, वो गहने अभी मेरे पास ही रहने दो। मेरे बनने के बाद वो सब तुम्हारे पास ही तो आने वाले हैं। वैसे भी वो गहने मुझे बहुत ज्यादा पसंद है बेटी। ये सुनते ही नैना गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। शीला को भी काफी ज्यादा दुख होता है और वो सोचती है कि उसे वो गहने दे देने चाहिए थे। आखिरकार ये सारे गहने उसी के तो होने वाले थे। उसके बाद से उसकी बहू नैना अपनी सास के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करती, हमेशा शीला के ऊपर चिल्लाती रहती थी। इन सब से परेशान होकर एक दिन शीला नैना को अपने पास बुलाती है। नैना बेटी, कहाँ हो? सुनो जरा। क्यों चिल्ला रही हो? मैं बहरी नहीं हूँ, बोलो क्या काम है आपको मुझसे? इतना जोर जोर से चिल्ला के क्यों बात कर रही हो मुझसे? बेटी, जब से मैंने तुम्हें गहने देने से मना किया है, तुम्हारा व्यवहार काफी ज्यादा बदल गया है। अगर तुम्हें गहने चाहिए तो ये लो चाबी, और मेरे कमरे के बक्से में वो सारे गहने रखे हैं, उन्हें जाकर ले लो। अच्छा, इधर लाइए चाबी, मैं अभी जाकर लेकर आती हूँ। चाबी लेकर नैना माँ जी के कमरे में जाती है और तभी वहां से पीछे पीछे शीला भी आ जाती है। गहने मिलने के बाद में नैना का व्यवहार अच्छा होने की जगह काफी ज्यादा बुरा हो जाता है। वो सिर्फ अपने लिए ही खाना बनाती थी, और जब भी शीला खाने के लिए पूछती तभी वो अपनी सास से कहती कि अभी खाना नहीं बना है और मुझे आज खाना बनाने का मन भी नहीं है। तभी मजबूरन शीला को अपना खाना खुद ही बनाना पड़ता था। एक दिन जब शीला खाना बना रही थी तभी अचानक से बिना बताए उसका बेटा आ जाता है और अपनी माँ को काम करता देखकर वो अपनी माँ से पूछने लगता है, आओ बेटा आओ, तुम कब आए? कैसे हो? बैठो, मैं अभी खाना परोसती हूँ तुम्हारे लिए, साथ में मिलकर खा लेते हैं। खाना मैं खा लूंगा माँ, लेकिन पहले ये बताओ कि नैना कहाँ है और तुम खाना क्यों बना रही हो? तभी नैना मटकते हुए बाहर से आती है
उसको बाहर से आता देखकर राजू उससे कहता है, नैना, तुम कहाँ गई थी? और माँ खाना क्यों बना रही हैं? क्या तुमने खाना नहीं बनाया था? क्योंकि राजू बिन बताए आया था, इसलिए उसे यूं देखकर नैना पूरी तरह से चौंक जाती है। सुनाई नहीं दिया क्या? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। माँ खाना क्यों बना रही है? और तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? वो मैं पड़ोस वाली आंटी के पास किसी काम से गई थी, इसलिए खाना नहीं बना पाई और मैं आकर खाना बनाने ही वाली थी। मैं सब कुछ समझ गया हूँ। तुम बहाना बना रही हो। और ये गहने जो तुमने पहने हैं, ये तो माँ के हैं। मतलब तुमने माँ के गहने तक ले लिए? आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आपने हमारी माँ का ये हाल कर दिया। मैंने सोचा था कि मैं अचानक से घर आकर आप सबको ये बताऊंगा कि मैंने शहर में एक बहुत बड़ा घर ले लिया है और अब हम सब वहां रहेंगे। पर अब हम सब वहां नहीं, सिर्फ मैं और मेरी माँ वहां रहेंगे, तुम नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे माँ जी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ऐसा वापस दोबारा कभी नहीं होगा। मुझे माफ कर दीजिए। माफी हमसे नहीं, जिसके साथ तुमने ऐसा व्यवहार किया है उनसे मांगो। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमें आपके साथ में ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं बेटी, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी गलती समझ में आ गई, यही बहुत बड़ी बात है। फिर सभी लोग राजू के साथ शहर जाकर सुखी जीवन बिताने लगे और उसके बाद नैना भी अपनी सास शीला का अच्छे से ख्याल रखने लगी।